Assalamualaikum students, welcome once again in our physics class and I hope you all are good and fine. So now we are going to start this class with a revision of previous class, and you know guys, in this class we are studying chapter number 11 of physics, 12 physics, which is the first chapter of 12 फिजिक्स. ऑलराइट, सो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने जो है वो थर्मल एक्सपेंशन की सेकंड टाइप वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को हमने डिस्कस किया और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का पूरा जो है वो टॉपिक कंप्लीट किया, और उसके बाद जो है वो सुपरफिशियल एक्सपेंशन के बारे में आप लोगों को मैंने गाइड कर दिया था, और आई होप सुपरफिशियल एक्सपेंशन भी आप लोगों ने कर ली होगी. ठीक है, पूरा उसका रिलेशन जो ड्राइव कर लिया होगा, उसका पूरा टॉपिक जो है वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा. ठीक, उससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं. और प्रीवियस क्लास में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था लीनियर एक्सपेंशन का. ठीक है, 11.2, जिसके अंदर आपने एक मेटल की रॉड की जो है एक्सपेंशन है वो आपने फाइंड की थी. तो आज की क्लास के अंदर हमने क्या करना है, जो लीनियर एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो हमने प्रीवियस क्लासेस में टॉपिक डिस्कस किए, उनसे रिलेटेड जो है वो एक रिलेशन ड्राइव करना है, विच इज़ बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा. तो आपके सामने लिखा हुआ है प्रूफ दैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, जो कि इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है. ठीक है, और ये पेपर में किस तरह से पूछा जा सकता है इसके बारे में, कि यह तो सिर्फ सिंपल लिखा हुआ आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, या और इसका किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो जल्दी से लिख लिएगा कि या तो लिखा हुआ आएगा प्रूफ डैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा, या और करके ज़रा लिख लिएगा अपने पास के और किस तरह से एग्जामिनर इसका क्वेश्चन पूछ सकता है, और आप लोगों ने डेरिवेशन में उसके अंदर सॉल्व करनी होगी. तो ज़रा लिखना स्टार्ट करें. ठीक है, और करके एक और क्वेश्चन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन and coefficient of volumetric expansion, define coefficient of linear expansion and coefficient of volumetric expansion, and also drive the relation between them, as you know guys, this is beta, which is coefficient of volumetric expansion, and this is alpha, which is coefficient of linear expansion. तो coefficient of volumetric और coefficient of linear expansion का relation जो है वो basically drive करना है. तो इस तरह से एग्जामिनर जो है वो सवाल पूछ सकता है कि define coefficient of linear expansion and coefficient of volumetric expansion and also drive the relation between them. ठीक है बेटे, और करके किस तरह से पूछेगा, ये जो मैंने सिम्बल्स में लिखे हुए इन्हीं को वो वर्डिंग में करके आपसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट coefficient of volumetric expansion is 3 times to the coefficient of linear expansion, is means equals to 3 times to the coefficient of linear expansion means 3 alpha. तो बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा को और कैसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज 3 टाइम्स टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ठीक है, या तो ये पूछेगा या सिंपल जो है वो ये क्वेश्चन दे देगा आपको, प्रूव दैट बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा. इसके अंदर आपने करना क्या है कि रिलेशन प्रूव करना है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किसके बराबर है, 3 टाइम्स है किसके, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन के. तो कोई भी रिलेशन जब हम ड्राइव करने जाते हैं तो आपको पता है सबसे पहले उसकी डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम जो है वो रिलेशन ड्राइव करेंगे, प्रूव करेंगे. तो डायग्राम आपके सामने है. ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से हमने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के लिए एक मेटालिक क्यूब लिया था, कंसिडर किया था, बिल्कुल इसी तरह से ये आपके पास एक मेटालिक क्यूब है. ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी इनिशियल स्टेट है. ठीक है बेटे, इनिशियल स्टेट पे देख सकते हैं ये आपके पास एक मेटल का क्यूब है जिसकी लेंथ L1 है, ब्रेथ को हमने यहाँ पे नाम दे दिया L2 और हाइट को यहाँ पे नाम दे दिया L3 का. इस इनिशियल स्टेट पे जो टेम्परेचर है वो T है, वॉल्यूम है वो कैपिटल V. इस इनिशियल स्टेट पे हीट हम सप्लाई करेंगे इस मेटालिक क्यूब को. हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा आपको पता है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ों में जो है वो चेंज आएगा, तीनों चीज़ें जो है वो इंक्रीज हो जाएंगी. तो मेटालिक क्यूब की इनिशियल स्टेट है, आपने हीट सप्लाई की, इस वक्त इसकी लेंथ L1 थी, ब्रेथ L2 और हाइट L3, टेम्परेचर T और वॉल्यूम क्या है V. जब आपने हीट सप्लाई की तो हीट सप्लाई करने से लेंथ जो L1 थी बढ़ के क्या हो जाएगी L1 डैश, ब्रेथ L2 थी, हीट सप्लाई करने से बढ़ के ब्रेथ क्या हो जाएगी L2 डैश या L2 प्राइम. ठीक है, हीट सप्लाई करने से जो हाइट L3 थी ये बढ़ के क्या हो जाएगी बेटे L3 डैश. ठीक है, बढ़ के क्या हो गई हाइट L3 डैश. जो टेम्परेचर इनिशियल स्टेट पे T था हीट सप्लाई करने से, वो फाइनल स्टेट पे क्या हो जाएगा T डैश,
वॉल्यूम जो V था, हीट सप्लाई करने से वॉल्यूम बढ़ गया, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें बढ़ गई, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा V डैश, और ये इसकी क्या आ गई फाइनल स्टेट। ठीक है बेटे, तो ये तो डायग्राम आपने देखी कि हमने एक मेटालिक क्यूब कंसिडर किया और लेंथ L1, ब्रेथ L2 और हाइट L3 कंसिडर की, हीट सप्लाई की, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीज़ें इंक्रीज़ हो गई और टेम्परेचर और वॉल्यूम भी बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ा जब भी तो सब में चेंज आया, और सब में चेंज आया तो वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली जो है वो इंक्रीज़ हो गया, और V से बढ़ के क्या हो गया यहाँ पे V डैश हो गया। डायग्राम को अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना है और उसके बाद जो है फिर हमने डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। तो पहले तो एक्सप्लेनेशन के हिंट डालेंगे, और डायग्राम को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपनी वर्डिंग में अपने एक्सप्लेन करना है, और तो जल्दी से एक्सप्लेनेशन के हिंट डालें और लिखना स्टार्ट करें। कंसीडर, पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग से। कंसीडर अ मेटालिक क्यूब, कंसीडर अ मेटालिक क्यूब ऑफ लेंथ L1, ब्रेथ L2 एंड हाइट L3। कंसीडर अ मेटालिक क्यूब ऑफ लेंथ L1, breadth L2 and height L3 at initial state, full stop के बाद, at initial state its temperature is T, capital T, at initial state its temperature is T, capital T, and volume V, and volume V, and volume V, capital V, which is calculated by the following relation, and volume V which is calculated by the following relation, which is calculated by the following relation, और उसके नीचे ये रिलेशन आप लिख लीजिएगा कि V equals to L1 into L2 into L3। ठीक है बेटे, तो इनिशियल स्टेट पे अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो वॉल्यूम का रिलेशन देखिए, लेंथ क्या है, वॉल्यूम क्या है, लेंथ ब्रेथ हाइट। ठीक है, लेंथ क्या है L1, ब्रेथ L2, हाइट L3, तो आपने लिखा है इनिशियल स्टेट, टेम्परेचर इज T एंड वॉल्यूम V विच इज़ कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग रिलेशन, और रिलेशन आपने कॉपी कर लिया, V इज इक्वल्स टू L1 इंटू L2 इंटू L3। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखना स्टार्ट करें। व्हेन वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट, व्हेन वी सप्लाई सम अमाउंट ऑफ हीट its length, breadth and height are increased. When we supply some amount of heat, its length, breadth and height are increased. Length, breadth and height are increased. Full stop. At final state, its temperature is T dash. At final state, its temperature is T dash, and volume V dash, and volume V dash, and volume V dash, which is calculated by the following relation, and volume V dash which is calculated by the following relation, which is calculated by the following relation। और उसके बाद ये रिलेशन लिख लीजिएगा कि फाइनल स्टेट पे अगर वॉल्यूम कैलकुलेट करना हो तो लेंथ L1, ब्रेथ L2 और हाइट L3, तो वॉल्यूम फाइंड करना हो तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, वॉल्यूम क्या है फाइनल स्टेट का V डैश, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया फाइनल स्टेट पे, ये एक्सपेंडेड वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, वॉल्यूम पहले क्या था V, फिर बढ़ के एक्सपेंड होके क्या हो गया V डैश, तो एक्सपेंडेड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है L1 डैश इंटू L2 डैश इंटू L3 डैश। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके अपने एक्सप्लेनेशन जो है वो कंप्लीट कर ली। उसके बाद अब हम जो है वो क्या करने जा रहे हैं, डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिलेशन को प्रूव करने जा रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन किस तरह बराबर है 3 टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है बेटे, तो डेरिवेशन की आइए हेडिंग डालें और स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। ठीक है भाई, तो डेरिवेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है रिलेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्रॉम एक्सपेंडेड वॉल्यूम। ठीक है भाई, तो एक्सपेंडेड वॉल्यूम का जो रिलेशन फाइनल स्टेट पे आपने लिखा, इससे आपने रिलेशन जो है इससे डेरिवेशन स्टार्ट करनी है। और रिलेशन क्या है, V डैश इज इक्वल्स टू L1 डैश इंटू L2 डैश इंटू L3 डैश, और इसको नाम दे देंगे रिलेशन मीन्स इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है भाई, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 1 का। अब इस रिलेशन में L1 डैश, L2 डैश, L3 डैश की वैल्यूज़ को पुट करना है, सॉल्व करना है,
किसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपके पास v डैश का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटे, अब L1 डैश L2 डैश और L3 डैश की वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, तो आपने अगर याद हो तो लीनियर एक्सपेंशन में आपने L डैश का रिलेशन मतलब एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन जो है वो पढ़ा है, तो यहाँ पे वो रिलेशन यूज़ करेंगे फ्रॉम एक्सपेंडेड लेंथ। तो एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन क्या पढ़ के आए हैं, एक्सपेंडेड लेंथ का रिलेशन पढ़ के आए हैं L डैश बराबर होता है किसके, L इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, यही रिलेशन पढ़ा। ठीक है, कि L डैश बराबर है L 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। और अगर यहाँ पे L1 डैश की वैल्यू चाहिए, मतलब अगर L1 डैश कैलकुलेट करना है, तो L1 डैश के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा ज़रा देखिएगा। अगर L डैश बराबर है L इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी के, तो L1 डैश किसके बराबर होगा, तो L1 डैश बराबर हो जाएगा बेटे L1 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी के। ठीक है, एज इट इज़। तो अगर L डैश बराबर है L इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, तो इसी तरह L1 डैश किसके बराबर है बेटा, L1 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी के। फिर इसी तरह अगर L2 डैश की बात करें, तो L2 डैश किसके बराबर है, L2 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, L2 डैश की वैल्यू आ गई कि L2 डैश बराबर हो जाएगा L2 डैश इंटू L2 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। इसी तरह अगर हम L3 डैश की बात करेंगे, तो L3 डैश की भी वैल्यू अब आप लोग बता सकते हैं क्या होगी, कि L3 डैश बराबर है L3 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है बेटे, ये आपने L1 डैश L2 डैश और L3 डैश की वैल्यूज़ कैलकुलेट की। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं L1 डैश L2 डैश और L3 डैश की। इन वैल्यूज़ को उठा के अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और जो है फिर उसको सॉल्व करके आंसर कैलकुलेट करेंगे। तो L1 डैश L2 डैश और L3 डैश की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में L1 डैश L2 डैश और L3 डैश की जगह वैल्यूज़ पुट करने जा रहे हैं। तो ज़रा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप से पहले एक छोटी सी वर्डिंग यहाँ पे लिख देंगे कि बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ L1 डैश कॉमा L2 डैश एंड L3 डैश इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में L1 डैश L2 डैश और L3 डैश की वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं। तो बेटा ज़रा देखिएगा, इक्वेशन नंबर 1 पहले लिख लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 क्या है, V डैश इक्वल्स टू L1 डैश इंटू L2 डैश इंटू L3 डैश। ठीक है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 मैंने एज इट इज़ लिख दी। अब L1 डैश L2 डैश और L3 डैश की वैल्यूज पुट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में V डैश एज इट इज़, L1 डैश की जगह क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू L1 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, L1 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है बेटे, फिर देखें किसका साइन आ गया, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। फिर क्या कह रहा है, L2 डैश की वैल्यू पुट करनी है, L2 डैश की L2 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, तो L2 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है बेटे, फिर आगे मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई का साइन और फिर L3 डैश की वैल्यू L3 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है बेटे, तो L1 डैश L2 डैश और L3 डैश की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे जो है वो क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। तो L1 डैश L2 डैश और L3 डैश की वैल्यूज़ पुट की, तो आपके पास देखिएगा एक बड़ा सा स्टेप आपके पास आ गया कि V डैश बराबर है L1 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी इंटू L2 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी, L3 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा डेल्टा टी। अब कुछ बच्चों का सवाल ये भी हो सकता है कि जब L1 डैश की वैल्यू निकालना है तो L1 डैश इज इक्वल्स टू L1 इंटू 1 प्लस एल्फ़ा 1 डेल्टा T1 नहीं बेटे, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर सेम रहेगा। ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर में जो है वो तीनों जगह सेम चेंज आ रहा है ना, और अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या होगी, सेम। मटेरियल अगर आप जो बात करें, जैसे स्टील ले रहे हैं तो मेटल में स्टील ले रहे हैं तो स्टील की वैल्यू तमाम जो है वो एक्सपेंशन में जो है स्टील की वैल्यू अल्फ़ा की क्या होगी, सेम होगी।
इसी तरह एल्युमिनियम की अल्फ़ा की वैल्यू सेम होगी, ब्रास की अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो है वो L1 डैश और L1 पे आपने यहाँ पे 1 यूज़ करना है, आगे जो है वो 1 यूज़ नहीं करना। तो जैसी वैल्यूज़ यहाँ पे आपने पुट की, तो पुट करने के बाद आपने देखा कि सारी वैल्यूज़ ऊपर मल्टीप्लाइड फॉर्म में, जब मल्टीप्लाइड फॉर्म में तो ये देखें 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी और 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ये तीनों बेसिस सेम है। तो जब बेसिस सेम होती हैं बेटा, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स, तो जब अगर बेसिस सेम होती हैं तो बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी पार्ट्स को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी 3 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी की वैल्यू लिखी हुई है और तीनों जो है मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो आपने क्या करा, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी को एक दफ़ा लिखा, पार्ट्स को ऐड करा दिया, तो आपके पास 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का क्या आ गया, क्यूब आ गया। 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी का क्यूब आया, तो उससे पहले आपके पास जो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, तो आपने बेस को एक दफ़ा लिख के पावर्स ऐड कर दी, बाकी L1 L2 L3 इनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में एज इट इज़ रहने दिया। जब आपने इनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में एज इट इज़ रहने दिया, फिर आपने देखा L1 इंटू L2 इंटू L3 यहाँ पे आ रहा है, जो कि किसके बराबर है, L1 इंटू L2 इंटू L3 आप एक्सप्लेनेशन में लिख के आए, ये किसके बराबर है बेटा, V के। तो इसकी जगह V पुट कर देंगे, यहाँ पे रेफरेंस दे दें कि भाई V बराबर है L1 इंटू L2 इंटू L3 के। तो इसकी जगह V पुट कर दें कि भाई V डैश इक्वल्स टू V 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, और ऊपर क्यूब है तो इस पर भी होल क्यूब लगा देंगे। अब यहाँ पे V को ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक ये पावर सॉल्व नहीं हो जाए, और पावर को भी ब्रैकेट के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि दो वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, ऐड। जब ब्रैकेट के अंदर दो वैल्यूज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है तो ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर होती है वो अप्लाई नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, ये रूल ही नहीं है मैथ्स का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथमेटिक्स हम क्या करते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हैं तो उनके ऊपर आप देख सकते हैं क्यूब है, तो यहाँ पे हम क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और कौन सा फॉर्मूला है क्यूब का, कि a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो a प्लस बी के होल क्यूब का ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब यहाँ पे आपके पास 1 है, तो इसका मतलब ये a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। तो a जो है 1 जो है वो a को रिप्रेजेंट कर रहा है और अल्फ़ा डेल्टा टी जो है b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ताकि यहाँ पे जो है फॉर्मूला एक्सपेंड करना आसान हो जाए आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब फॉर्मूला इसकी जगह अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा, v डैश एज इट इज़, v एज इट इज़, फॉर्मूला एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो ब्रैकेट बना देंगे कि a क्यूब है तो a का ब्रैकेट बना दिया पहले a क्यूब, प्लस 3a स्क्वायर b है तो 3a का ब्रैकेट बनाया, a के ऊपर स्क्वायर है तो 3a स्क्वायर b, 3 एज इट इज़ आ गया, a स्क्वायर तो a का ब्रैकेट बनाया उसके ऊपर स्क्वायर, b का ब्रैकेट बना के एज इट इज़ छोड़ दिया। ठीक है, फिर आगे देखिएगा प्लस का साइन प्लस आ गया, 3 एज इट इज़, a की जगह a का ब्रैकेट, b का स्क्वायर तो b का ब्रैकेट उसका स्क्वायर, प्लस एंड में b का क्यूब है तो b का ब्रैकेट उसका क्यूब आ गया। ये आपने पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया और फॉर्मूले में से वही ब्रैकेट बनाए। आपने बोला ये जो a प्लस बी का फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, अब यहाँ पे वो 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी पे एक्सपेंड करना है। ब्रैकेट्स आपने बना लिए, ठीक है, ये a का ब्रैकेट है, ये a का, ये b का, ये a का, ये b का और ये b का। तो a की जगह क्या आएगा 1, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ठीक है, और b की जगह क्या आएगा अल्फ़ा डेल्टा टी, तो जहाँ जहाँ b आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी। तो जहाँ जहाँ b आ रहे हैं वहाँ पे क्या पुट कर दिया आपने अल्फ़ा डेल्टा टी। ये आपने फॉर्मूला 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी के क्यूब पे ये पूरा एक्सपेंड कर दिया। और ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है, बताया था कि a जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा, b जो है वो अल्फ़ा डेल्टा टी, ताकि वैल्यूज पुट करें तो फॉर्मूला सही से एक्सपेंड कर दें, यहाँ पे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फॉर्मूला किस तरह से एक्सपेंड हुआ आपने देख लिया। अब आगे चलते हैं, बस फॉर्मूला सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट के बाहर पावर्स हैं फॉर्मूले के उनको अप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। अब ज़रा देखिएगा बेटा, v डैश एज इट इज़, v एज इट इज़, 1 का क्यूब क्या होता है 1, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, और 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और अल्फ़ा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है बेटे, प्लस का साइन एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3,
ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ पे अप्लाई होगा, ये स्क्वायर अल्फ़ा पे भी आएगा और ये स्क्वायर डेल्टा टी पे भी आएगा। डेल्टा टी एक सिंबल है, डेल्टा अलग टी अलग नहीं है, तो डेल्टा टी एक सिंबल है। तो आपने क्या करा कि ये स्क्वायर अल्फ़ा पे अप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर, ये स्क्वायर डेल्टा टी पे अप्लाई किया तो डेल्टा टी का स्क्वायर, प्लस का साइन एज इट इज़। इसी तरह ये क्यूब भी दोनों पे अप्लाई होगा, ये क्यूब जब अल्फ़ा पे आएगा तो अल्फ़ा क्यूब, और ये जब डेल्टा टी पे आएगा तो डेल्टा टी का क्यूब। आपने आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया, ब्रैकेट के बाहर जो पार्ट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके ये स्टेप जो है वो फाइनल आपके पास आ गया। अब इस स्टेप तक आप पहुँचे तो आपके पास दो टर्म आ रही हैं ऐसी, अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब। बेटे देखें, अल्फ़ा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है, क्योंकि अगर आप लोगों को याद हो हमने न्यूमेरिकल किया लास्ट क्लास में 11.2, उसके अंदर हमने एक स्टील रॉड के लिए अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो बुक के पेज नंबर 5 से ली, और वहाँ पे वैल्यू थी 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5। मतलब 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 का मतलब ये है कि 1 से पहले 5 ज़ीरो लगाएं और 0.4 टाइम्स 0 फिर 1, तो इतनी छोटी वैल्यू 0.00001। उस पर जब स्क्वायर करेंगे वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, जब डेसिमल में कोई वैल्यू होती है जब उसका स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और ज़्यादा जो है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि 1.1 एक्सपोनेंट माइनस 5 का स्क्वायर करें होल, वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी कि ब्रैकेट के अंदर बार मल्टीप्लाई होने के बाद तो एक्सपोनेंट अब -10 हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर इस वैल्यू पे स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाती है। अगर हम अल्फ़ा पे स्क्वायर या कोई पावर क्यूब, अल्फ़ा पे स्क्वायर अप्लाई करेंगे पावर, और मतलब वैल्यू और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्यूब करेंगे तो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी। तो इस वजह से कहते हैं कि भाई अल्फ़ा की वैल्यू वैसे ही निग्लिजिबल है, बहुत ज़्यादा छोटी वैल्यू है, तो स्क्वायर और क्यूब करने से वैल्यू और ज़्यादा जो है वो छोटी हो जाती है, मतलब तकरीबन ज़ीरो, नेग्लिजिबल हम उसको कंसिडर करते हैं, तभी अप्रॉक्स किसके बराबर होती है, ज़ीरो के। तो यहाँ तक आके एक छोटी सी वर्डिंग लिखते हैं कि भाई वी नो डैट, एक वर्डिंग लिख लीजिएगा छोटी सी, वी नो डैट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, वी नो डैट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, वी नो डैट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इज़ very small, therefore the terms having alpha square and alpha cube can be neglected, therefore the terms having alpha square and alpha cube can be neglected, alpha square and alpha cube can be neglected। तो अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा क्यूब को निगलेक्ट करा दें तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, वैल्यू 0, तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, डेल्टा टी स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करें 0, तो इसका मतलब ये पूरी वैल्यू 0 के ख़त्म हो जाएगी। अल्फ़ा क्यूब को निगलेक्ट कराया तो ये वैल्यू 0 हो गई। सपोज करें इसको जब डेल्टा टी के क्यूब से मल्टीप्लाई कराया तो मल्टीप्लाई 0 से जिसको कराएं वो 0, तो इसका मतलब ये दोनों टर्म जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे देयरफॉर वी कैन राइट एज, उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे, देयरफॉर वी कैन राइट एज, क्या लिखेंगे अब, v डैश इज इक्वल्स टू v 1 + 3 अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है बेटे, क्या करा, ये दोनों टर्म जो है वो निगलेक्ट करा दी, तो जो बच गई वो लिख दी। ठीक है, v एज इट इज़ आ गया, 1 एज इट इज़ प्लस 3 अल्फ़ा डेल्टा टी एज इट इज़। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लेते हैं फर्दर कि ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएंगी बारी बारी। v डैश एज इट इज़, v को 1 से मल्टीप्लाई किया v को 3 अल्फ़ा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करें तो 3 अल्फ़ा अलग रखें, फिर v डेल्टा टी। ठीक है, जब v को 3 अल्फ़ा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया तो v 3 अल्फ़ा डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या करा कि v को डेल्टा टी के साथ लिखा, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 3 अल्फ़ा अलग चाहिए। तो आपने क्या करा, v को जब 3 अल्फ़ा डेल्टा टी से मल्टीप्लाई किया तो 3 अल्फ़ा v डेल्टा टी, यहाँ पे इस तरह से इसको अरेंज करके लिख लिया। मल्टीप्लाइड फॉर्म में वैल्यूज़ है ना, किसी भी तरह लिख सकते हैं, किसी को भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 6 आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई फॉर्म में वैल्यू अरेंज करके आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा v प्लस में दूसरी तरफ आगे क्या हो जाएगा, माइनस v डैश, प्लस में v था इधर आके माइनस हो गया, राइट साइड पे क्या रह गया, 3 अल्फ़ा v डेल्टा टी। प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है आपके पास, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। ठीक है बेटे, तो प्लस में v इधर आके माइनस का v हो गया, तो आपको पता है कि भाई v डैश माइनस v किसके बराबर होता है, डेल्टा v के। ठीक है, तो v डैश माइनस v की जगह क्या पुट करेंगे, डेल्टा v इज इक्वल्स टू
3 अल्फ़ा वी डेल्टा टी। फिर आप देख सकते हैं कि आपको राइट साइड पे क्या चाहिए, सिर्फ 3 अल्फ़ा। राइट साइड पे क्या चाहिए, सिर्फ 3 अल्फ़ा। तो 3 अल्फ़ा रखेंगे, वी डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो रिलेशन क्या बन जाएगा कि डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी, और राइट साइड पे क्या रह गया, सिर्फ 3 अल्फ़ा। राइट साइड पे 3 अल्फ़ा रह गया, वी डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी बराबर है किसके, 3 अल्फ़ा के। और अब आप देखिएगा कि आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ के आए, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मींस बीटा, और बीटा किसके बराबर होता है, बीटा का रिलेशन बनाया था कि बीटा बराबर है डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी। अगर आप लोग को याद हो, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख लें, ठीक है, कि डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी किसके बराबर है बेटा, बीटा के। तो इस पूरी वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, बीटा, और राइट साइड पे तो आपके पास क्या है, 3 अल्फ़ा। तो देखें वी डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी किसके बराबर है, बीटा के, और इस पूरी वैल्यू की जगह आ जाएगा बीटा। तो आप इसके नीचे नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिएगा कि बीटा, और राइट साइड पे क्या है बेटा, 3 अल्फ़ा, और यहाँ तक आके आपने ये रिलेशन जो है वो प्रूव कर दिया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आके आपने रिलेशन प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। तो यही आपने प्रूव करना था कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन मींस बीटा किसके बराबर है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन विच इज़ थ्री टाइम्स टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो बीटा बराबर है 3 अल्फ़ा, ये आपने यहाँ तक आके क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है बेटे, यहाँ तक आके आपने कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन इज़ 3 टाइम्स टू द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, तो ये आपने यहाँ पे आके रिलेशन जो है वो कंप्लीट कर दिया। अब एसी थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो हम डिस्कस करते हैं, और उसके बाद फिर क्लास को क्या करेंगे, एंड करेंगे। कैलकुलेशन आपने उन्हें उसकी खुद करनी होगी, मैं उसकी जो है वो सिर्फ वर्किंग बताऊँगा किस तरह से करना है। ठीक है, चलें। जब तक आप लोग बुक खोल लें, प्रॉब्लम नंबर 11.3, प्रॉब्लम 11.3 और पेज नंबर 38। अच्छा बेटा, तो प्रॉब्लम नंबर आपके पास 11.3 और पेज नंबर 38। 11.3 में आप लोग देखिएगा, 11.3 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम स्फीयर। एक एल्युमिनियम का स्फीयर है जिसका चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ 0.4 मीटर रेडियस, जिसका रेडियस गिवन है 0.4 मीटर, व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बेटे, कि एक एल्युमिनियम का स्फीयर है जिसका रेडियस 0.4 मीटर दे दिया, उसको हीट सप्लाई की और उसका टेम्परेचर 0 से बढ़ के 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। तो 0 से जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पहुंचा तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, वो चेंज यहाँ पे आपने बेसिकली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशंस अपनाई होंगी, वो किस तरह से ज़रा देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम एक डायग्राम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं कि एक एल्युमिनियम का स्फीयर है। ठीक है बेटे, जिसका रेडियस जो है वो आपके पास 0.4 मीटर है, ये क्या है, रेडियस है। अब वो बोल रहा है कि भाई रेडियस गिवन है और टेम्परेचर जो है वो 0 से बढ़ के क्या हो गया, 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो पहले कितना था, टेम्परेचर पहले 0 फिर बढ़ के मतलब टी डैश क्या हो गया, 100। तो इसका मतलब अगर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करता हूँ, डेल्टा टी डैश माइनस टी से अगर हम डेल्टा टी कैलकुलेट करें तो टी डैश 100 माइनस 0, आपको पता है डेल्टा टी क्या आ जाएगा, 100। ठीक है,
और आपको एक और चीज़ मैंने बताई थी लास्ट क्लास में कि जब चेंज इन टेम्परेचर की बात करेंगे तो उसको केल्विन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो चेंज इन टेम्परेचर आपके 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब इसका डाटा बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है वो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड डेल्टा टी। इसी तरह आपके पास जो है वो रेडियस गिवन है 0.4 मीटर। इसी तरह आपके पास जो है वो और कुछ गिवन नहीं है। जब गिवन नहीं है तो अब क्या करेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है वो लिख लेंगे। क्या फाइंड करना है, चेंज इन वॉल्यूम के वॉल्यूम में कितना चेंज आया इस स्फीयर के। तो उसके लिए आपको बेटा अल्फ़ा चाहिए होगा, तो बुक में वही पेज नंबर 5 आपने खोलें और उसके अंदर पूरा टेबल बना हुआ है। तो देखिएगा अब यहाँ पे मटेरियल चेंज हो गया, एल्युमिनियम आ गया। एल्युमिनियम स्फीयर की बात हो रही है, तो एल्युमिनियम की वैल्यू अल्फ़ा की जाके देख लें क्या है। तो 2.4 एक्सपोनेंट -5 केल्विन इनवर्स, ठीक है बेटा, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। और फाइंड क्या करना है, डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है। सॉल्यूशन के हिंट डालेंगे और सॉल्यूशन की हिंट डालने के बाद जो फाइंड करना है वो लिख देंगे। फॉर डेल्टा वी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। डेल्टा वी के लिए बेटा चेंज इन वॉल्यूम के लिए चेंज इन वॉल्यूम का रिलेशन डेल्टा वी बराबर है बीटा वी डेल्टा टी, ठीक है भाई। डेल्टा वी किसके बराबर है, बीटा वी डेल्टा टी। अब यहाँ पे बीटा की वैल्यू तो नहीं पता, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि बीटा किसके बराबर होता है बेटा, 3 अल्फ़ा। वी डेल्टा टी, वी पता है, इनिशियल वॉल्यूम भी नहीं पता। इनिशियल वॉल्यूम नहीं पता तो वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, उसी के लिए तो यहाँ पे रेडियस गिवन है। तो इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेशन के लिए तो रेडियस गिवन है और स्फीयर है ये, और स्फीयर की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है कि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, बस 4/3 कॉन्स्टेंट, पाई की वैल्यू 20/7 या 3.142 ये कॉन्स्टेंट, ठीक है। और आर की जगह आर की वैल्यू 0.4 बस पुट करना है, सॉल्व करना है, वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है भाई। तो डायरेक्ट भी यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर्मूला देखें किस तरह से बन जाएगा कि डेल्टा वी इक्वल्स टू बीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, 3 अल्फ़ा, और वी वॉल्यूम जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, और एंड में मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, ठीक है बेटे। ये वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब ये आपने पुट कर दी। बस इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व करना है, आंसर आपने खुद कैलकुलेट करना होगा। डेल्टा वी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फ़ा से, और अल्फ़ा की वैल्यू 2.4 एक्सपोनेंट -5 मल्टीप्लाई बाय 4/3 एज इट इज़। फिर पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 मल्टीप्लाई बाय एज इट इज़, या 3.142 भी पुट कर सकते हैं। इसके बाद रेडियस जो है वो क्या है, 0.4, रेडियस का क्यूब, रेडियस आपके पास कितना है बेटा 0.4, तो 0.4 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी, और डेल्टा टी आपके पास कितना है बेटे 100, ठीक है। बस इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा। और यूनिट क्या लिखेंगे वॉल्यूम का, मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है बेटे। यहाँ तक आके आपने थर्मल एक्सपेंशन से रिलेटेड एक जो बुक का एक और न्यूमेरिकल 11.3 ये भी आपने यहाँ तक आके सॉल्व कर लिया। बस यहाँ पे जो है वो क्लास को एंड करते हैं, और यहाँ तक अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आपने जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोग डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं किस तरह से आपने कांटेक्ट करना है, मेल कर सकते हैं, आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि आपने अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स में और जितने भी स्टूडेंट्स आपके रिलेटेड लिंक में उनको भी जो है वो आपने क्या करना है, ये शेयर करना है, ठीक है बेटे। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जल्दी जो है वो आपके सामने जो है हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक अल्लाह हाफिज़।